नमस्कार साथियों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का सेशन। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि किस वर्ष राज्य 25 सितंबर को अंत्योदय योजना घोषित की गई थी। तो यह घोषित की गई थी 2015 में। बढ़ते हैं क्विक रिविजन्स की तरफ। जो है 26 सितंबर के किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। तो यह दे दी गई है राजस्थान सरकार द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने यू राइस पोर्टल का लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। कौन सा मंत्रालय देश भर में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करेगा। तो यह स्थापित किया जाएगा रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत किसने हाल ही में कृतज्ञ हैकाथन का आयोजन किया। तो यह आयोजन किया गया है ICAR द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मुहिम की कौन सी वर्षगांठ पर फिट इंडिया एज उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया गया है पहली वर्षगांठ के अवसर पर। इस मंत्रालय के तहत देश भर में ब्लॉक स्तर के समूहों के विकास के लिए हथकरघा कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। तो लागू किया जा रहा है कपड़ा मंत्रालय द्वारा। हाल ही में किस देश के तट के किनारे सैकड़ों व्हेल मारी पाई गई है। तो यह पाई गई है ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया तट पर। विश्व जोखिम सूचकांक में भारत की कौन सी रैंकिंग है। तो इसमें भारत की रैंकिंग है 89। अगला प्रश्न था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों, यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। योग ब्रेक प्रोटोकॉल से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किसने हाल ही में योग हेतु अवकाश मतलब योग ब्रेक की शुरुआत की है। तो यह शुरुआत की गई है आयुष मंत्रालय द्वारा। आयुष मंत्रालय ने हाल ही में योग ब्रेक प्रोटोकॉल की से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में योग हेतु अवकाश योग ब्रेक की शुरुआत की है। आयुष मंत्रालय ने MDNIY के साथ मिलकर वर्ष 2019 में 5 मिनट का योग ब्रेक प्रोटोकॉल विकसित किया था। अगला प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्राम परिवहन आचोणी योजना शुरू की है। तो यह शुरू की गई है असम सरकार द्वारा। असम सरकार के मुख्यमंत्री कौन है। तो यहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने राज्य के परिवहन विभाग की मुख्यमंत्री ग्राम में परिवहन अचोणी योजना शुरू की है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए और गांवों में रोजगार उत्पन्न करने के लिए राज्य के सभी गांवों को लाइट मोटर व्हीकल सर्विस से शुरू किया जाएगा। प्रत्येक गांव में एक लाभार्थी को एक वाहन उपलब्ध कराया जाएगा और योजना के पहले चरण में 10,000 गांवों को 100 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ कवर किया जाएगा। आइए आपको बता दें असम के बारे में और अन्य बातें। असम के द्वारा रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू किया गया था। हिमा दास जिन्हें धिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ये भी असम से हैं। धन्वंतरी योजना शुरू की गई है असम सरकार द्वारा तथा भारत का एकमात्र गोल्ड बाग असम में ही देखा गया था। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर माउसिक विकसित किया है। तो विकसित किया गया है IIT मद्रास द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ठीक हुए कोविड-19 रोगियों के लिए TB टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है। तो अनिवार्य किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। आइए पश्चिम बंगाल की योजनाओं के बारे में पता कर लेते हैं। तो सुधाने ऐप टू ट्रैक कोविड-19 के लिए स्टार्ट किया गया था। सुंदरबन और बक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। जालपदरा और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है। मैत्री समिति योजना इसने शुरू की है तथा स्नेह पोरोश योजना और प्रोजेस्ट योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। किस राज्य सरकार ने गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों के प्रदर्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। तो यह जीता गया है केरल राज्य द्वारा। केरल के गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों को के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र से पुरस्कार प्राप्त किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशक ने गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण पर इस वर्ष के संयुक्त राष्ट्र अंतर टास्क फोर्स का पुरस्कार की घोषणा की है। आइए आपको बता देते हैं WHO के बारे में अन्य बातें। तो WHO के महानिर्देशक है टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। WHO का मुख्यालय कहां पर है। तो यह है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। 2020 का यह पुरस्कार गैर संक्रामक रोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों से संबंधित अन्य रोकथाम और नियंत्रण में बहुपक्षीय कार्यों पर वर्ष 2019 के योगदान और उपलब्धियों को मान्यता देता है। पुरस्कार के राज्य के फेफड़े के रोग नियंत्रण कार्यक्रम, कैंसर उपचार कार्यक्रम और पक्षाघात नियंत्रण कार्यक्रम की स्थिति को भी पहचाना गया है। दिव्यांग खेल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो यह स्थापित किया जाएगा ग्वालियर में।
आपको बता दें कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसकी आधारशिला रखी गई है। इसमें दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं होगी तथा इस परियोजना की अनुमानित लागत 170 करोड़ रुपए होगी। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा करने के लिए विकलांग खिलाड़ियों की मदद करेगा तथा प्रशिक्षण, चयन, खेल शिक्षाविदों और अनुसंधान, चिकित्सा सहायता इस संस्थान का हिस्सा होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सरकारी सहकारी बैंकों में साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विजन के रूप में गार्ड रणनीति शुरू की है। तो यह किस वर्ष के लिए होगी? तो यह वर्ष होगा 2020 से 2023 के बीच में। आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा के प्रौद्योगिकी विजन 2020-2023 लॉन्च किया है और यह 5 स्तंभों की रणनीति है जिसे गार्ड नाम दिया गया है और गार्ड को शहरी सहकारी बैंकों यूसीबीएस के साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए बनाया गया है। गार्ड का दृष्टिकोण बता दें कि शासन प्रणाली प्रबंधन, उपयोगी तकनीकी निवेश, उपयुक्त विनियमन और पर्यवेक्षण, मजबूत सहयोग और विकासशील आवश्यक आईटी साइबर सुरक्षा कौशल सेट के माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की परिकल्पना इसमें ली गई है। इसके अतिरिक्त जिमैक्स भारत और किस देश के बीच एक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है? तो दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि यह समुद्री अभ्यास जो है वो जापान के साथ शुरू किया गया है और इसके अतिरिक्त अरब सागर में इसे स्टार्ट किया गया है। आपको ये बात याद रखनी है। आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि इससे पहले एक अभ्यास हमारा किसके साथ चल रहा था और उसका नाम क्या था, जिसे हिंद महासागर में चलाया जा रहा है। यह कोविड-19 के कारण ज्ञान संपर्क से केवल समुद्र प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। युद्धपोत चेन्नई, तेग, मारक और फ्लिटर टैंक दीपक भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के कागा और इकाजुकी जलपोत ड्रिल में भाग लेंगे। आपको बता दूं कि भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने भी इसी तरीके से हिंद महासागर के पैसेज एक्सरसाइज, जिसे पासेक्स कहा गया था, उसका आयोजन किया था। आइए आपको बताते हैं जिमैक्स के बारे में अन्य बातें। तो जिमैक्स भारत और जापान के बीच एक द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास है। यह द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है और समुद्री सहयोग के लिए 2012 में जिमैक्स श्रृंखला की कवायद शुरू हुई थी, जिसका पिछला संस्करण अक्टूबर 2018 में विशाखापट्टनम के तट पर आयोजित किया गया था। बांग्लादेश सरकार ने किस स्वतंत्रता सेनानी के जीवन पर फिल्म बना रही है? तो यह बना रही है प्रीतिलता वादेदार के जीवन पर। आपको बता दें कि इनका जन्म 1911 में हुआ था और इनका की मृत्यु 1932 में हुई थी। बांग्लादेश की सरकार भारतीय उपमहाद्वीप की पहली बंगाली महिला क्रांतिकारी राष्ट्रपिता प्रीतिलता वादेकर के जीवन पर एक फिल्म बनाएगी तथा फिल्म भालोबाशा प्रीतिलता सेलिना हुसैन के उपन्यास पर आधारित होगी। आइए आपको बता देते हैं प्रीतिलता वादेकर के बारे में। तो इनका जन्म 1911 को बांग्लादेश के चटगांव में हुआ था तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद यह सूरी सेन और निर्मल सेन जैसे बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हो गई थी। प्रीतिलता वादेकर की बुद्धिमत्ता और प्रयासों से चटगांव विद्रोह को सफल बनाने में मदद मिली थी। किस देश ने 2020 में कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया की अध्यक्षता का पद ग्रहण किया है? तो यह ग्रहण किया गया है कजाकिस्तान द्वारा। CICA पर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया जिसमें केंद्रीय विदेश मंत्रालय के डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने भाग लिया। इस बैठक के दौरान CICA की अध्यक्षता तजाकिस्तान से कजाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई तथा भारत 1999 में स्थापना के वर्ष से ही CICA का सदस्य रहा है। आइए आपको कजाकिस्तान के बारे में बता देते हैं। तो कजाकिस्तान एक ओर से उत्तरी भाग से रशिया से घिरा हुआ है और कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। साथ ही इसकी सीमाएं आप यहाँ ध्यान दीजिए कि इसकी सीमा मंगोलिया से यह सीमा साझा नहीं करता है। साथ ही यहाँ पर चाइना, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, साथ ही अजरबैजान इसके पड़ोसी देश हैं। साथ ही यहाँ पर आपको कैस्पियन सी के बारे में भी देखना चाहिए। किस देश ने सितंबर 2020 में जैव विविधता पर मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता की मेजबानी की है? तो यह वार्ता की मेजबानी की गई है चीन सरकार द्वारा और मिनिस्ट्रियल राउंडेबल डायलॉग ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड 2020 बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ को चीन द्वारा वर्चुअली आयोजित किया गया। भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता में भाग लिया और यह जैव विविधता पर आगामी संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के एक सप्ताह पहले आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास पर विचारों का आदान प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक सैफ पे संपर्क रहित डेबिट कार्ड सुविधा शुरू करेगा? तो यह शुरू करेगा IDFC बैंक।
सेफ पे कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा IDFC फर्स्ट बैंक द्वारा शुरू की गई है तथा इस भुगतान सुविधा के तहत ग्राहक बिना संपर्क किए नियर फील्ड कम्युनिकेशन इनबिल्ट पॉइंट ऑफ सेल POS टर्मिनल पर अपने स्मार्टफोन को वेब पर घुमाकर भुगतान कर सकते हैं। सेफ पे के जरिए 2000 रुपये प्रतिदिन का लेन देन का भुगतान किया जा सकता है और इसकी दैनिक सीमा 20,000 रुपये तक की है। इसके जरिए रोजमर्रा की खरीदारी को सफल बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग का सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किए गए हैं सेठी, सुनील सेठी। डिजाइनर और फैशन आइकॉन सुनील सेठी को खादी और ग्रामोद्योग आयोग का एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें 1 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्ति दी गई है तथा वह भारत और विदेशों में खादी के प्रचार के साथ साथ रेडीमेड कपड़ों के क्षेत्र में नवीनतम डिजाइन हस्तक्षेपों पर सलाह देंगे। उन्होंने प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर सुश्री रितु बेरी का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ है। इससे पहले निफ्ट के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य के रूप में भी वे कार्य कर रहे थे। आइए आपको बता देते हैं KVIC मतलब खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में। यह 1956 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है तथा यह सूक्ष्म और लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष विनय कुमार हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अस्तित्व में आ गया है और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नेशनल मेडिकल कमीशन भारत में नया चिकित्सा शिक्षा नियामक होगा। इसमें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लेगा। आपको बता दें कि MCI को डिसबैंड कर दिया गया है और नया चिकित्सा शिक्षा विनियामक जो है नेशनल मेडिकल कमीशन है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के अध्यक्ष 10 पदेन सदस्य और 22 अंशकालिक सदस्य होंगे। डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को 3 साल के लिए NMC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका उद्देश्य भारत में उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों को पर्याप्त सुनिश्चितता करने के लिए चिकित्सा शिक्षा प्रणाली के A3Q एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड एबिलिटी और क्वालिटी में सुधार करना है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के सदस्य राज्य चिकित्सा परिषदों और राज्य स्वास्थ्य विद्यालयों से होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने यासिन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है राणा सफ़ी को। इतिहासकार लेखक राणा सफ़ी को यासिन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही राणा सफ़ी ने भारत की संस्कृति, इतिहास और स्मारकों पर कई किताबें प्रकाशित की हैं। उन्हें भारत की समकालीन संस्कृति में योगदान के लिए चुना गया था। आइए आपको बता देते हैं यासिन हजारिका पुरस्कार के बारे में। तो यह पुरस्कार यासिन हजारिका की स्मृति में स्थापित किया गया था और यह 2015 में महिला पेशेवरों को एक सामूहिक द्वारा सालाना दिया जाता है। यासिन हजारिका पूर्वोत्तर की पहली महिला थी जो केंद्रीय पुलिस सेवा में शामिल हुई थी तथा इस पुरस्कार के विजेताओं में से कुछ लेखक इंद्राणी राय मेधी, एथलीट तैबून निशा, अभिनेता मलया गोस्वामी और पर्यावरण कार्यकर्ता पूर्णिमा देवी बर्मन और सामाजिक कार्यकर्ता हसीना खरबी है। आइए आपको बता देते हैं राणा सफ़ी की कुछ प्रसिद्ध किताबों के बारे में। द फॉरगॉटन सिटीज ऑफ दिल्ली, वेयर स्टोन्स स्पीक ट्रेजोली और उनकी दूसरी किताब वेयर स्टोन्स स्पीक हिस्टोरिकल टेल्स इन मेहरौली, द फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली शाहजहानाबाद, द लिविंग सिटी ऑफ ओल्ड दिल्ली, ये इनके द्वारा प्रकाशित की गई है। कौन राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहला महिला फाइटर बन गई है? तो यह बन गई है फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहला महिला फाइटर होंगी तथा वर्तमान में उन्हें अंबाला में स्थित भारतीय वायुसेना के नवीनतम लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। वह राफेल जेट को उड़ाने के लिए रूपांतरण प्रशिक्षण ले रही है और जल्द ही अंबाला स्थित 17 स्क्वाड्रन में शामिल होगी, जिसे गोल्डन एरो भी कहा जाता है। 2017 में भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद वह विंग 21 बाइसन विमान उड़ा रही है और हाल ही में राजस्थान में एक लड़ाकू बेस सेवा दे रही है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के 55वें संस्करण में किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है अकितम अच्युतन नंबूतिरी को। आइए आपको बताते हैं इनके बारे में। मलयालम कवि अकितम अच्युतम नंबूतिरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार होता है। यह पुरस्कार केवल उन नागरिकों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लेखन किया हो। यह मलयालम सहित ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले 6वें लेखक हैं तथा यह मलयालम के महाकवि कहे जाने वाले एकमात्र जीवित कवि हैं तथा उन्होंने इरुपथम निट्टिनम, इतिहासम, बाली दर्शनम और धूरीसनम जैसे महान कार्यों में योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर महिला T20 में
3000 रन बनाने वाली कौन सी खिलाड़ी बन गई हैं? तो यह है दूसरी खिलाड़ी जिन्होंने 3000 रन बनाए हैं। वेस्ट इंडीज़ की स्टीफनी टेलर महिला टी20 में 3000 रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं, जबकि टी20 में सबसे अधिक रन बनाने वाले पुरुष और महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स, आपको यहाँ याद रखना होगा, सूजी बेट्स हैं, जिन्होंने 119 मैच में 3243 रन बनाए हैं, जबकि दूसरे स्थान पर स्टीफनी टेलर है जिन्होंने 105 मैचों में 3020 रन बना लिए हैं। इस लिस्ट में टॉप 5 में से यह तीसरी महिला खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए केएल राहुल आईपीएल में सबसे तेज कितने हजार रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये बन गए हैं 2000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। सचिन तेंदुलकर ने यह रिकॉर्ड 63 पारियों में बनाया था, जबकि राहुल ने 69 मैच की 60 पारियों में 2000 रन बना लिए हैं। जबकि क्रिस गेल ने आईपीएल का सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले सभी बल्लेबाजों में सबसे ऊपर है, जिन्होंने 48 मैचों में 2000 रन बनाए थे। अगला प्रश्न है, पद्मश्री और किस पुरस्कार से सम्मानित मशहूर गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये हैं पद्म भूषण और पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया है। और पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मानित मशहूर गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का हाल ही में 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 6 भाषाओं में 4000 से अधिक गाना गाए हैं तथा बॉलीवुड में कमल हसन, संजय दत्त और सलमान खान की रोमांटिक फिल्मों में सबसे अधिक लोकप्रिय गाने एसपी बालासुब्रमण्यम ने ही गाए हैं। उन्होंने लगभग 4 अलग अलग भाषाओं में उनके कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके प्रशंसकों द्वारा पाडुनम नीला या सिंगिंग मून कहा जाता है तथा उन्हें 2001 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, हाल ही में C8 लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का सेशन पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।